द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अध्याय 14। रक्षात्मक निवेशक के लिए स्टॉक का चयन। वह जो धन कमाने के लिए बहुत सारे कारनामों को अंजाम देता है और उससे कुछ लाभ प्राप्त करता है, फिर बार बार टूटता है और वापिस फिर उसी गरीबी में आ जाता है, वह शायद ही कभी ज्यादा धन कमा पाएगा। इसलिए उसके लिए अच्छा होगा कि निश्चितता के साथ रोमांच की रक्षा करे जो उसके नुकसान को रोक सकता है। सर फ्रांसिस बेकन। शुरू करें। आपको स्टॉक चयन के बुनियादी तथ्यों को कैसे प्रयोग करना चाहिए। ग्राहम का सुझाव है कि रक्षात्मक निवेशक सबसे सरल रूप से डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में हर शेयर खरीद सकते हैं। आज का रक्षात्मक निवेशक कुल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड खरीदकर, जो अनिवार्य रूप से हर स्टॉक को रखने लायक है, उससे और भी बेहतर कर सकता है। एक कम लागत वाला इंडेक्स फंड कम रखरखाव स्टॉक निवेश के लिए बनाया गया सबसे अच्छा उपकरण है। इसमें सुधार करने का कोई भी प्रयास वास्तव में रक्षात्मक निवेशक की तुलना में अधिक काम कर सकता है। ज्यादातर लोगों के लिए अपने स्वयं के स्टॉक का शोध और चयन करना आवश्यक नहीं है और यह एडवाइसेबल भी नहीं है। हालांकि कुछ रक्षात्मक निवेशक व्यक्तिगत शेयरों को खरीदने की बौद्धिक चुनौती का आनंद लेते हैं। यदि आप बेयर बाजार से बच गए हैं और अभी भी स्टॉक उठाने का आनंद लेते हैं, तो ग्राहम तो क्या, भगवान भी आपको नहीं बचा सकते हैं। लेकिन फिर भी उस स्थिति में कुछ स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड को आपका पूरा पोर्टफोलियो बनाने के बजाय इसे अपने पोर्टफोलियो की नींव बनाएं। एक बार जब आपके पास वह आधार हो जाता है, तो आप अपने स्वयं के स्टॉक विकल्पों के साथ या उनके आसपास इसका प्रयोग कर सकते हैं। अपने स्टॉक के पैसे का 90% एक इंडेक्स फंड में रखें, जिसमें 10% छोड़कर अपने स्टॉक को चुनने की कोशिश करें। आपके द्वारा उस ठोस स्कोर के निर्माण के बाद ही आपको और ज्यादा प्रयोग करने चाहिए। बार बार जांच करें। स्टॉक चयन के लिए ग्राहम के मापदंडों को संक्षेप में समझें। पर्याप्त आकार। आजकल छोटी कंपनियों को छोड़कर अधिकांश रक्षात्मक निवेशकों को कुल $2 बिलियन से कम के बाजार मूल्य वाले शेयरों से दूर ही रहना चाहिए। साल 2003 की शुरुआत में आपको अपने स्टैंडर्ड एवं पुअर्स के 500 स्टॉक इंडेक्स में से कुल 437 कंपनियों को चुनना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये इस कैटेगरी में फिट नहीं बैठती थी। हालांकि आज के रक्षात्मक निवेशक ग्राहम के दिनों में उन लोगों के विपरीत छोटे शेयरों में विशेषज्ञता वाले म्यूचुअल फंड खरीदकर आसानी से छोटी कंपनियों के मालिक बन सकते थे। फिर से वैंगार्ड स्मॉल कैप इंडेक्स जैसी एक इंडेक्स फंड वाली पसंद है। हालांकि एरियल, टी रोवे प्राइस, राइस और थर्ड एवेन्यू जैसी फर्मों के पास उचित लागत पर सक्रिय फंड उपलब्ध हैं। मजबूत वित्तीय स्थिति। बाजार रणनीतिकारों के अनुसार 2003 की शुरुआत में मॉर्गन स्टैनली के स्टीव गैल्ब्रेथ और जेलस S&P 500 इंडेक्स में लगभग 120 कंपनियों ने ग्राहम के 1:2 स्प्लिट के वर्तमान अनुपात का परीक्षण किया। करंट एसेट के साथ कम से कम दुगुनी करंट लायबिलिटीज के साथ इन फर्मों के पास वर्किंग कैपिटल का एक बड़ा कुशन था, जो औसतन कठिन समय में व उसके बाद उन्हें बनाए रखने में मदद करता है। विकास। स्टॉक के बुलबुले के फटने से वॉल स्ट्रीट ने अपने चारों ओर एक लोहे का मजबूत जाल बना लिया था, लेकिन तभी एक खुशी भी पैदा हुई थी। 1999 और 2000 में उच्च तकनीक, जैव तकनीक और दूरसंचार शेयरों को आक्रामक विकास प्रदान करना चाहिए था, लेकिन वे समाप्त हो गए। उसी समय बदले में उनके अधिकांश निवेशक उन्हें एग्रेसिव श्रिंकेज दे रहे थे। लेकिन 2003 की शुरुआत में पहिया पूर्ण चक्कर में आ गया था और उन आक्रामक विकास शेयरों में से कई फाइनेंशियली कंजर्वेटिव बन गए थे, जो वर्किंग कैपिटल से भरपूर, कैश में समृद्ध और अक्सर ऋण मुक्त थे। यहाँ सबक यह नहीं है कि ये स्टॉक एक निश्चित बात थे या कि आपको सब कुछ या इनमें से कुछ भी खरीदना चाहिए। इसके बजाय आपको महसूस करना चाहिए कि एक रक्षात्मक निवेशक हमेशा धैर्यपूर्वक और शांतिपूर्वक रूप से एक बेयर बाजार के मलबे के माध्यम से भी समृद्ध हो सकता है। वित्तीय ताकत की ग्राहम की कसौटी अभी भी काम करती है, जो यह है कि यदि आप ऐसे शेयरों की एक डाइवर्सिफाइड बकेट बनाते हैं जिनकी मौजूदा संपत्ति कम से कम उनकी मौजूदा देनदारियों से दुगनी हो और जिसका दीर्घकालीन ऋण उसकी वर्किंग कैपिटल से अधिक नहीं हो,
तो आपको कंजर्वेटिवली फाइनेंस्ड कंपनीज के समूह के साथ साथ भरपूर शक्ति अर्जित करनी चाहिए। आज के सर्वोत्तम मूल्य अक्सर उन शेयरों में पाए जाते हैं जो कभी गर्म थे और उसके बाद ठंडे हो गए। पूरे इतिहास में ऐसे शेयरों ने अक्सर उन्हें सुरक्षा का मार्जिन प्रदान किया है जो एक रक्षात्मक निवेशक मांग करता है। कमाई की स्थिरता। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार S&P 500 इंडेक्स में सभी कंपनियों के 86% लोगों को 1993 से 2002 के दौरान हर साल सकारात्मक कमाई हुई है। इसलिए ग्राहम का कुछ आम स्टॉक पिछले 10 वर्षों में कमाई करते हैं एक वैध परीक्षण बनी हुई है। दूसरी हार को खत्म करने के लिए यह पर्याप्त कठिन है, लेकिन यह इतना भी सीमित नहीं है कि आप अपने विकल्पों को एक छोटे से नमूने में सीमित कर सकें। डिविडेंड रिकॉर्ड। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार 2003 की शुरुआत में S&P 500 में 354 कंपनियों यानी कुल का 71% ने लाभांश का भुगतान किया। 255 से कम कंपनियों ने एक पंक्ति में कम से कम 20 वर्षों के लिए लाभांश का भुगतान नहीं किया है और S&P के अनुसार सूचकांक में 57 कंपनियों ने कम से कम लगातार 25 वर्षों से अपने लाभांश को बढ़ाया है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वे ऐसा हमेशा के लिए करेंगे, लेकिन यह संकेत एक सुकून की बात है। आय में वृद्धि। साल 2002 में समाप्त होने वाले 10 वर्षों में S&P 500 में कितनी कंपनियों ने प्रति वर्ष कम से कम 1/3 जो ग्राहम की आवश्यकता के अनुसार अपनी आय में वृद्धि की? मॉर्गन स्टैनली के अनुसार S&P 500 में 264 कंपनियां उस परीक्षण से मिली, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि ग्राहम ने बहुत कम बाधाएं खड़ी की जो एक दशक में 33% संचयी वृद्धि 3% औसत वार्षिक वृद्धि से कम है। कम से कम 50% की प्रति शेयर आय में संचयी वृद्धि 4% की औसत वार्षिक वृद्धि थोड़ी कम रूढ़िवादी है। S&P 500 इंडेक्स में 245 से कम कंपनियों ने 2003 की शुरुआत तक उस मापदंड को पूरा नहीं किया जिससे रक्षात्मक निवेशक को चुनने के लिए पर्याप्त सूची मिले। मॉडरेट PE अनुपात। ग्राहम खुद को उन शेयरों तक सीमित करने की सलाह देते हैं जिनकी मौजूदा कीमत पिछले 3 वर्षों में औसत आय से 15 गुना से अधिक नहीं है। अविश्वसनीय रूप से वॉल स्ट्रीट में प्रचलित प्रथा कि आज अगले वर्ष की कमाई नामक किसी चीज के द्वारा अपने वर्तमान मूल्य को विभाजित करके शेयरों को मूल्य देने के लिए है, जो कि कभी कभी फॉरवर्ड PE अनुपात कहलाता है, लेकिन अज्ञात भविष्य की कमाई द्वारा ज्ञात वर्तमान मूल्य को विभाजित करके मूल्य या आय अनुपात व्युत्क्रम करने के लिए निरर्थक है। काफी समय पहले मनी मैनेजर डेविड ड्रेमेन ने कहा था कि वॉल स्ट्रीट की सर्वसम्मति की कमाई का 59% एक न्यूनतम मूल्य मार्जिन के निशान को याद करता है, जो या तो कम से कम 15% द्वारा वास्तविक रिपोर्ट की गई कमाई को कम करना या कम करके आंक कर इसमें अपने पैसे का निवेश करना है। आने वाले वर्ष के लिए इन मायोपिक सुथेयर्स ने जो भविष्यवाणी की है उसका आधार कानूनी रूप से नेत्रहीन लोगों के लिए एक तीरंदाजी टूर्नामेंट में बुलाई को पकड़ने की बजाय पिछले 3 वर्षों में औसत आय से विभाजित वर्तमान मूल्य के ग्राहम के फार्मूले का उपयोग करके अपने आप एक शेयर की कीमत ओब्लिक आय अनुपात की गणना करें। 2003 की शुरुआत में S&P के 500 इंडेक्स में कितने स्टॉक थे जिनकी कीमत 2002 की औसत कमाई के 15 गुना अधिक नहीं थी? मॉर्गन स्टैनली के अनुसार कुल 185 कंपनियों ने ग्राहम का परीक्षण पास किया था। मॉडरेट प्राइस टू बुक रेशियो। ग्राहम 1.5 से अधिक नहीं की संपत्ति के मूल्य का अनुपात की सिफारिश करते हैं। हाल के वर्षों में कंपनियों के मूल्य का बढ़ता अनुपात फ्रेंचाइज, ब्रांड नेम, पेटेंट और ट्रेडमार्क जैसी अमूर्त संपत्तियों से आया है। चूंकि इन कारकों को पुस्तक मूल्य की मानक परिभाषा से बाहर रखा गया है, इसलिए आज अधिकांश कंपनियों की कीमत ग्राहम के दिनों की तुलना में उच्च मूल्य से पुस्तक गुणकों पर है। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार S&P 500 में 123 कंपनियों की कीमत 1.5 गुना बुक वैल्यू से कम है। 2073 कंपनियों में 2.5 से कम मूल्य की बुक अनुपात है। ग्राहम के उस सुझाव के बारे में जो आपने प्राइस टू बुक रेशियो द्वारा PE अनुपात को गुणा करें और देखें कि परिणामी संख्या 22.5 से कम है या नहीं। मॉर्गन स्टैनली के आंकड़ों के आधार पर S&P 500 में कम से कम 142 स्टॉक
प्रारंभिक परीक्षण के रूप में 2003 के प्रारंभिक दौर से गुजर सकते थे, जिनमें डोना कॉर्प्स, इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम, सन माइक्रो सिस्टम्स और वाशिंगटन म्यूचुअल शामिल थे। इसलिए ग्राहम का मिश्रित गुणक अभी भी यथोचित मूल्य वाले शेयरों की पहचान करने के लिए एक प्राथमिक स्क्रीन के रूप में काम करता है। यथोचित परिश्रम। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक निवेशक के रूप में कितने रक्षात्मक हैं। ग्राहम के अर्थ में आप जिस काम को स्टॉक में डालते हैं उसे कम से कम करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चरण हैं जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते हैं। अपना होमवर्क करें। www.sec.gov पर एडगार डेटाबेस के माध्यम से आप एक कंपनी की वार्षिक और त्रैमासिक रिपोर्ट के साथ साथ प्रबंधकों के मुआवजे, स्वामित्व और ब्याज के वापसी संघर्षों का खुलासा करने वाले प्रॉक्सी स्टेटमेंट तक पहुंचकर कम से कम 5 साल का मूल्य पढ़ें। पड़ोस की जांच करें। quicktake.morningstar.com, finance.yahoo.com और quickend.com जैसी वेबसाइटें आसानी से बता सकती है कि किसी कंपनी के कितने प्रतिशत शेयर संस्थानों के स्वामित्व में है। अगर वह 60% से अधिक कुछ भी बताता है तो एक शेयर मुश्किल में है। यह शायद अनदेखा और अति प्रसिद्ध है। वे वेबसाइटें आपको यह भी बताएंगी कि स्टॉक के सबसे बड़े मालिक कौन हैं। यदि वे धनवान फर्में हैं जो समान शैली में निवेश करती है तो यह एक अच्छा संकेत है। धन्यवाद। hindiaudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।